हेलो दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, जो कि रीट एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 अंकों के ये क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान की भाषा। तो देखो, राजस्थान की भाषा का जो उद्भव है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। जो अपभ्रंश भाषाएं कौन सी भाषाएं होती है? देखो, जो अपभ्रंश भाषाएं होती है, जो छोटे छोटे क्षेत्रों में जो अपने लोकल लैंग्वेज के हिसाब से, मतलब जो लैंग्वेज होती है उसके हिसाब से बोली जाती है, उन्हें अपभ्रंशी भाषाएं कहते हैं। वैसे तो हर भाषा की जो जननी है वो वैदिक संस्कृति को मानी जाती है, लेकिन जब वैदिक संस्कृति में जटिलता उत्पन्न हुई तो उससे फिर जो प्राकृत, फिर पाली, उसके बाद में इस प्रकार से इनमें जटिलताएं पाई गई। तो ऐसी ऐसी जो शैलियाँ उनका उत्पन्न होता गया, उसी के अंत में जो लास्ट शैली उत्पन्न हुई उसी को अपभ्रंश भाषाओं के रूप में जाना गया। ठीक है, तो जो राजस्थान की भाषा है उसका जो उद्भव है वो शौरसेनी अपभ्रंश को माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार जो प्राचीन राजस्थानी ही अपभ्रंश की पहली संतान है। जैसे ही मतलब छोटे मोटे क्षेत्रों में जो उनके हिसाब से भाषाएं अपभ्रंश के रूप में बोली गई, तो उनकी जो पहली संतान है वो हम राजस्थानी, कुछ विद्वानों के अनुसार राजस्थानी भाषा को ही माना गया है। उसके बाद देखते हैं कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। जो राजस्थानी भाषा है उसकी उत्पत्ति तो गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है, लेकिन जो उद्भव है वो शौरसेनी शैली से माना जाता है। तो आप यहाँ पर उद्भव और उत्पत्ति इन दोनों का ध्यान रखें। यदि उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो आपको गुर्जर अपभ्रंश बताना है, और उद्भव पूछे तो शौरसेनी अपभ्रंश बताना है। उसके बाद देखते हैं कि उद्धोतम सूरी है वो कोई काव्यकार थे या फिर कोई इतिहासकार जो रचनाएं करते थे, वो थे उद्धोतम सूरी द्वारा लिखित। उन्होंने एक अपना काव्य ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कुवल्यनामा। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि उद्धोतम सूरी द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ का क्या नाम था? तो कुवल्यमाला। तो इनकी जो ये ग्रंथ था, कथा संग्रह था, उसका नाम कथा संग्रह था, और इसकी जो रचना है वो मारवाड़ के जालोर में हुई थी। तो जो उद्धोतम सूरी है उनके द्वारा लिखित कथा संग्रह का नाम तो कुवल्यमाला था। और ये कहाँ पर लिखी गई थी? तो इसका जो मतलब इसमें जो कथा संग्रह है वो कहाँ पर लिखा गया था? इसकी जो रचना है वो मारवाड़ के जालोर में हुई थी। तो मारवाड़ के जालोर से ये संबंधित। अब देखो, इसमें लिखा क्या गया था? कोई कथा संग्रह है तो इसमें कुछ ना कुछ लिखा गया होगा। तो इसमें क्या भाषाओं का वर्णन किया गया था? तो देखो, इसमें 28 देशी भाषाओं के नाम थे, जिनमें 28 देशी भाषाओं के नामों में मरु प्रदेश की भाषा का भी उल्लेख था। तो देखो, मरु प्रदेश की भाषा, जिसे मरु भाषा के नाम से जाना जाता था, उस वक्त जो पश्चिमी राजस्थान था, उस पश्चिमी राजस्थान में जो भाषा बोली जाती थी उसे मरु भाषा कहते थे। तो जब ये उद्धोतम सूरी ने अपने काव्य कुवल्यमाला लिखा था तो उसमें उन्होंने मरु भाषा का भी उल्लेख किया था, जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती थी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो इसका नाम बन सकता है कि उद्धोतम सूरी द्वारा लिखित कथा संग्रह कुवल्यमाला। बाद में लिखा जा सकता है इसकी जो रचना वो कहाँ हुई? तो देखो, मारवाड़ और जालोर में इसकी रचना हुई थी। फिर उसमें कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया था? तो 18 भाषाओं का वर्णन किया गया था। और उसमें जो राजस्थान से संबंधित भाषा थी उसमें कौन सी भाषा का उल्लेख किया गया था? वो थी मरु भाषा। और जो मरु भाषा वो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली एक भाषा थी। उसके बाद देखते हैं कि देखो, डिंगल भाषा के कवि कुशल लाभ द्वारा लिखित पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ। तो जो ये कुशल लाभ थे उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम पिंगल शिरोमणि ग्रंथ था। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि डिंगल भाषा के कवि कुशल, पहला क्वेश्चन तो ये उठ सकता है कि जो कुशल लाभ है वो कौन सी भाषा के कवि थे? तो यहाँ से डिंगल भाषा के कवि थे। फिर इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसका नाम क्या था? तो उसका था पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ में मारवाड़ी शब्द प्रयुक्त किया गया। तो डिंगल भाषा के जो कवि कुशल लाभ थे उन्होंने जो पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ लिखा है उसमें मारवाड़ी शब्द का उन्होंने उल्लेख किया था। नामक ग्रंथ मारवाड़ी शब्द का प्रयुक्त। अब देखो, राजस्थान की भाषाओं के विकास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि राजस्थानी भाषा का जो विकास है उसको कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 4 भागों में विभक्त किया है। जिनमें सबसे पहला आता है गुर्जरी अपभ्रंश। तो देखो, जो गुर्जरी अपभ्रंश है उसका विकास हुआ था 11वीं से 13वीं शताब्दी तक। गुर्जरी अपभ्रंश का जो विकास है वो 11वीं से 13वीं शताब्दी तक हुआ था। उसके बाद देखो, जो सेकंड स्टेप है वो आती है प्राचीन राजस्थानी। तो देखो, प्राचीन राजस्थानी की जो उत्पत्ति है वो 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में हुई थी। उसके बाद आती है मध्य राजस्थानी। तो मध्य राजस्थानी है वो 16 से 18वीं सदी के मध्य विकसित हुई थी। फिर आती है अर्वाचीन राजस्थानी, जो कि 18वीं से अब तक, मतलब अभी जो राजस्थानी भाषा का स्वरूप है वो अर्वाचीन राजस्थानी के अंतर्गत आता है।
इस क्रम इन 4 तरीकों से राजस्थानी भाषा का है जो विकास हुआ है, इसे 4 भागों। पहला गुर्जर अपभ्रंश, दूसरा है प्राचीन राजस्थानी, उसके बाद तीसरा है मध्य राजस्थानी और अवराचीन राजस्थानी। तो इस वक्त जो राजस्थान में बोले जाने वाली भाषा का विकास है वो कौन सी विभाग, इन 4 भागों में से कौन से भाग के अंतर्गत आता है? वो आता है अवराचीन राजस्थानी के अंतर्गत। तो ये तो थी कुछ, और इसके आगे भी देखते हैं कुछ। आप एक बार इन्हें भी अच्छे से या तो अपने नोट कर ले, क्योंकि जो रीट एग्जाम है उसमें इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो कि 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो आप इन्हें अपने सेपरेट नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं या फिर आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब देखो, इसके बाद देखते हैं कि जो समस्त भारतीय भाषाएं हैं उनकी जो जननी है वो वैदिक संस्कृति को माना गया है, वैदिक संस्कृत को माना गया है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जो स्लाइड थी उसमें देखा था कि अपभ्रंश भाषाओं के बारे में। तो देखो अच्छे से जानते हैं कि ये अपभ्रंश भाषाएं होती क्या है। अपभ्रंश इसका मतलब क्या है? जैसे कि समस्त जो भारतीय भाषाएं उनकी जो जननी है वो वैदिक संस्कृत को माना गया है। अब देखो, सबसे पहले आई वैदिक संस्कृति। जैसे कि देखो भाषा क्या है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो भाषा है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। मतलब भाषा का मतलब होता है कि हम अपने इमोशंस, अपने जो विचार है उनको एक सरल माध्यम के आधार पर किसी दूसरे को समझा सके, तो भाषा उसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वैदिक संस्कृत में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आई, तो जो वैदिक संस्कृत है उसका स्थान लौकिक संस्कृत ने ले लिया, लौकिक संस्कृत ने ले लिया। फिर धीरे धीरे लौकिक संस्कृत को के अंदर भी लोगों को कठिनाइयाँ दिखने लगी, तो जो लौकिक संस्कृत है उसका स्थान पाली भाषा ने ले लिया। ये देखो, भाषाओं के हिसाब से ये एक प्रोसेस है कि सबसे पहले वैदिक संस्कृति को भारतीय भाषाओं की जननी कहा गया है, लेकिन जब इसमें लोगों को कठिनाइयां दिखी, दिक्कत आने लगी, तो उन्होंने लौकिक संस्कृति का उद्भव हुआ। फिर जब लौकिक संस्कृति में भी थोड़ी बहुत कठिनाइयां आने लगी, उन्हें लगा कि भाई ये थोड़ी डिफिकल्ट है, तो पाली भाषा ने इसका स्थान लिया। फिर जैसे जैसे पाली भाषा में भी कठिनाइयां दिखने लगी, दुर्व्यवस्था दिखने लगी, तो इसके स्थान पर प्राकृत भाषा के रूप में कुछ प्राकृत भाषा ने लिया। लेकिन जब प्राकृत भाषा के अंतर्गत भी कुछ कठिनाइयां देखने को मिली, तब अपभ्रंश ने इनका स्थान, अपभ्रंश ने, अपभ्रंश होती है जो कि मतलब अपने एरिया के हिसाब से एक लिमिटेड एरिया में जो भाषाएं बोली जाती है, जिसे एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हो, तो इस हिसाब से एक प्रोसेस के अंतर्गत अपभ्रंश का उद्भव हुआ है। इसी का पार्ट है। इसी में जो शैलियाँ हैं वो, जैसे गुर्जरी शैली हुई, सोरसेनी शैली जो हमने पहले पढ़ी थी, नागर शैली हुई, वो इसी अपभ्रंश के पार्ट माने गए हैं। तो हमारे जो राजस्थानी भाषा है वो इस अपभ्रंश की प्रथम संतान मानी जाती है और इसी की एक शैली है सोरसेनी। कुछ विद्वान उसे राजस्थानी भाषा का उद्भव मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया। इस प्रोसेस को भी आप याद रख सकते हैं, ये नॉलेज के लिए अच्छी है। उसके बाद देखते हैं कि देखो राजस्थान की 2 विशिष्ट काव्य शैलियों के नाम, एक तो डिंगल है और एक पिंगल है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि राजस्थान की 2 विशेष काव्य शैलियाँ कौन कौन सी है। तो पहला हो गया डिंगल, दूसरा हो गया पिंगल। अब देखो, जो डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थान में और जो पिंगल है पिंगल पूर्वी राजस्थान में। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि जो डिंगल है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती थी और जो पिंगल है वो कौन से में, डिंगल है वो कौन से में। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो डिंगल है वो तो आती है पश्चिमी राजस्थान में और जो पिंगल है वो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती थी। तो ये 2 विशिष्ट काव्य शैलियाँ थी जो राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी भागों में बोली जाती। पूर्वी भागों में राजस्थान का साहित्यिक रूप थी। इनमें साहित्य की जो रचनाएं हैं वो इन्हीं भाषाओं में लिखी जाती थी। पश्चिमी राजस्थान में डिंगल के साहित्य होते थे और जो पूर्वी राजस्थान है उसमें पिंगल को साहित्यिक रूप में रखा जाता था। उसके बाद देखते हैं कि देखो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे, उन्होंने 1912 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने कब और कौन सी किताब, मतलब उन्होंने जो किताब बुक लिखी थी उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये तो किताब का नाम हो गया। कब लिखी, तो 1912 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखो किताब में राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण किया। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण किसने और कौन सी किताब में किया। किसने किया, तब तो आता है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। किस किताब में किया, तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन हो सकता है।
राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण किया। फिर देखते हैं कि देखो राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, जो राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा थी उसको सबसे पहले राजस्थानी भाषा किसने कहा, ये क्वेश्चन बन सकता है, जिसका आंसर होगा ग्रियर्सन ने। मतलब यहाँ से क्वेश्चन उठ गया कि राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा को सर्वप्रथम राजस्थानी नाम किसने दिया, तो आ जाएगा ग्रियर्सन। उसके बाद देखते हैं कि जो ग्रियर्सन थे उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने राजस्थानी का जो उद्भव है नागर अपभ्रंश से माना है। इन्होंने जो इसका उद्भव है वो तो नागर अपभ्रंश को माना है, ठीक है। इनके हिसाब से तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव किस शैली से हुआ या फिर किस अपभ्रंश से हुआ, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा नागर अपभ्रंश। इसके बाद में यह भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, जो अध्यापक मुख्य परीक्षा है उसके लिए ये इम्पोर्टेंस अगर आप इन्हें लिखते हैं तो नोट्स के रूप में हो जाएंगे, या फिर आप वीडियो के माध्यम से भी इन्हें याद कर सकते हैं। एकदम इजी लैंग्वेज में लिखाए गए हैं, तो उस एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इस स्लाइड को आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, फिर चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब देखो, अब हम देखेंगे डिंगल भाषा के बारे में, डिंगल के बारे में। तो देखो ये महाकाव्य थे दो, डिंगल और पिंगल, उनमें से अब हम डिंगल के बारे में देखेंगे। आप इन्हें नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। जो अध्यापक मुख्य परीक्षा है उसके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स है, इनके बाहर से शायद ही कोई इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो नहीं आएगा। आपको जो क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर में से देखने को, इन नोट्स में से जरूर देखने को मिल जाएंगे, तो आप इन्हें नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। यदि बोर्ड से आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं बोल रहा हूँ उसके माध्यम से लिख सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, जहाँ पे हम इसकी PDF प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर इसका जो ये स्लाइड है उसको आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से जाके इस टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कोई भी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छा को कमेंट करें, उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास समाधान होगा हम आपको कमेंट के माध्यम से जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि डिंगल, देखो मारवाड़ी भाषा के साहित्यिक स्वरूप को डिंगल माना जाता है। देखो मारवाड़ी जो भाषा है उसका साहित्यिक स्वरूप किसे माना जाता है, डिंगल को। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि मारवाड़ी भाषा के साहित्यिक स्वरूप, मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक स्वरूप किसे माना जाता है, तो डिंगल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि देखो जो डिंगल का जो विकास है वो गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि जो डिंगल है, डिंगल का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, कौन सी अपभ्रंश भाषा से हुआ है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गुर्जरी अपभ्रंश। यहाँ से दो क्वेश्चन उठ सकते हैं। आप देखो ये नोट्स के साथ साथ हो गए, इनके साथ ही मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, तो आप इन्हें क्वेश्चन के रूप में भी लिख सकते हैं कि हाँ भाई मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक स्वरूप है वो किसे माना गया है, डिंगल को। डिंगल का विकास है वो किस अपभ्रंश में हुआ है, गुर्जरी अपभ्रंश के रूप में। तो आप इसके एक नोट्स भी हो रहे हैं, थ्योरी भी हो रही है, उसके साथ आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है। आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं और थ्योरी के रूप में भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ में कुशललाभ द्वारा विक्रम संवत 1607 से 1608 में किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो क्वेश्चन होगा कुशललाभ ने। कब किया, 1608 से 1607 से 1608 में। किस ग्रंथ में किया, तो इसका नाम है पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ, ठीक है। इस ग्रंथ में कुशललाभ ने सर्वप्रथम डिंगल भाषा का प्रयोग किस ग्रंथ में किया, पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ में। कब किया, 1607 से 1608 ईस्वी में। डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, कुशललाभ ने। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों मैंने आपको बता दी किस प्रकार से बनेंगे। उसके बाद देखते हैं, देखो चारण कवि बांकीदास और सूर्यमल मिश्र, तो 2 चारण कवि है जिनका मुख्य रूप से यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो उनके नाम भी आप याद रखिए। मुख्य 2 चारण कवि कौन कौन से, एक तो हो गया बांकीदास और एक सूर्यमल मिश्रण, या फिर मिश्रण भी इन्हें लिखा जाता है, दोनों में से कोई भी आपको देखने को मिल सकता है। तो जो बांकीदास है और सूर्यमल मिश्रण है वो कौन से कवि थे, चारण कवि। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि हाँ भाई बांकीदास है वो किस प्रकार के कवि थे, तो चारण कवि थे। ऐसे ही सूर्यमल मिश्रण वो भी चारण कवि थे, ने अपनी रचनाओं में डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि जो चारण कवि है, मुख्य रूप से 2 चारण कवियों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, एक तो हो गया बांकीदास, दूसरा होगा सूर्यमल मिश्रण। तो ऐसा क्वेश्चन उठ सकता है कि जो चारण कवि थे उन्होंने अपने
जो उनकी रचनाएं उनमें उन्होंने कौन सी भाषा का उल्लेख किया है, तो यहाँ पर उसका राइट आंसर हो जाएगा डिंगल भाषा। ठीक है, डिंगल रचनाओं में डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। उसके बाद है कि डिंगल का अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा ही किया गया है। अब ऐसा क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई डिंगल भाषा का जो प्रयोग है वो डिंगल भाषा का अधिकांश साहित्य चारण कवियों ने, डिंगल भाषा को अधिकांश रूप में साहित्य के रूप में कौन से कवियों ने इसका प्रयोग किया है, तो यहाँ से उठ सकता है चारण कवि। ठीक है, अधिकांश साहित्य, यहाँ से ऐसा उठ सकता है कि चारण कवियों का अधिकांश साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन उठ सकता है कि जो चारण कवि थे उनका अधिकांश जो साहित्य है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डिंगल भाषा। उसके बाद अगर डिंगल भाषा की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। एक ही बात है। तो डिंगल भाषा की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत जो शब्द जिस तरह से बोला जाता है ठीक उसी तरह से उसे लिखा भी जाता है। तो ये एक मुख्य विशेषता हुई। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई डिंगल भाषा की कोई मुख्य विशेषता बताइए। तो यहाँ पे मुख्य विशेषता ये हो गई कि इसमें जो शब्द जिस तरीके से लिखा जाता है वैसे उसे बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं कि राजस्थान के प्रसिद्ध चारण कवि बांकीदास की रचना कुकवि बत्तीसी, जो कि विक्रम संवत 1817 में लिखी गई थी, में बत्तीसी में राजस्थानी साहित्यकारों की, जो राजस्थानी साहित्यकार है उनकी डिंगल साहित्य लेखन अनुरावर्ती का पता चलता है। तो देखिए राजस्थान के प्रसिद्ध चारण कवि, यहाँ से पहला क्वेश्चन उठ सकता है कि राजस्थान के प्रसिद्ध चारण कवि कौन थे, बांकीदास की रचना। देखो कुकवि बत्तीसी किसकी रचना है, बांकीदास की। कुकवि बत्तीसी की रचना कब हुई, विक्रम संवत 1817 ईस्वी में। राजस्थान जो रचना है कुकवि बत्तीसी में राजस्थानी साहित्यकारों की, जो राजस्थान के साहित्यकार है उनकी डिंगल साहित्य लेखन अनुरावर्ती का पता चलता है। डिंगल साहित्य लेखन की जो अनुरावर्ती का पता है वो किससे चलता है, कुकवि बत्तीसी के द्वारा, जो बांकीदास द्वारा रचित लिखित है। कुकवि बत्तीसी के द्वारा राजस्थानी साहित्यकारों की जो साहित्य लेखन की जो अनुवर्ती है उसका पता 1817 में लिखित कुकवि बांकीदास की जो बत्तीसी है उसके द्वारा ही इसका पता चलता है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। आप इन्हें नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। ये जो अध्यापक मुख्य परीक्षा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको यदि बोर्ड से सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो यहाँ से लिख लीजिए, बल्कि इसमें मैंने हर चीज़ को एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में बोल के आपको बता दिया। आप उस प्रकार से अपने नोट्स बना सकते हैं। एक बार स्लाइड को देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद देखो जो डिंगल के अंतर्गत हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे थे, उसमें पंडित रामकरण आसोपा ने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। देखो राजरूपक की भूमिका में पंडित रामकरण ओसापा ने राजस्थानी भाषा किसे कहा गया है, किसे कहा है, तो डिंगल। यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन उठ सकता है कि राजरूपक की भूमिका में पंडित रामकरण ओसापा ने राजस्थानी भाषा किसे कहा है, तो डिंगल को। इस प्रकार से यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठ गया। उसके बाद देखते हैं कि वंश भास्कर के रचयिता। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही उठ गया कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है, तो महाकवि सूर्यमल मिशन। जो वंश भास्कर है उसके रचयिता महाकवि सूर्यमल मिशन है। सूर्यमल मिशन ने अपनी रचना में डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। तो यहाँ से यह क्वेश्चन उठ सकता है कि जो ये वंश भास्कर के, या तो वंश भास्कर के रचयिता या फिर जो सूर्यमल मिशन है उन्होंने अपने रचनाओं में किस भाषा का उपयोग किया है, तो डिंगल भाषा का। ठीक है, यहाँ से यही क्वेश्चन उठ सकता है कि सूर्यमल मिशन ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है, तो डिंगल भाषा का। वंश भास्कर के रचयिता कौन है, महाकवि सूर्यमल मिशन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पिंगल। तो देखो पिंगल का जो विकास है, पिंगल का विकास सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है। पिंगल का विकास किससे माना गया है, सोर्स यानी अपभ्रंश से। मरु भाषा और ब्रज भाषा के संयोग से पिंगल भाषा का उदय हुआ है। तो देखो पिंगल भाषा का उदय कहाँ से हुआ है, जो मरु भाषा जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती थी और जो ब्रज भाषा जो ब्रज प्रदेश में बोली जाती थी, इन दोनों के संयोग से, जब इन दोनों का आपस में संयोग हुआ तो पिंगल भाषा का निर्माण हुआ। संयोग से पिंगल भाषा का उदय हुआ है। देखो पिंगल भाषा को भाट भाषा भी कहा जाता है। जो पिंगल भाषा उसे किस नाम से जाना जाता है, भाट भाषा से भी जाना जाता है।
क्यों? क्योंकि इस भाषा में जो अधिकांश साहित्य है वो भाट जाति के लोगों द्वारा रचे गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो इस प्रकार से उठेंगे कि पिंगल भाषा का विकास है वो किस शैली से हुआ है? शोर से नहीं, अपभ्रंश से। ठीक, उसके बाद आता है कि पिंगल भाषा है वो किन दो भाषाओं के संयोग से मिलकर बनती है? मरु भाषा और ब्रज भाषा। उसके बाद आता है कि पिंगल भाषा को और किस नाम से जाना जा सकता है? तो भाट भाषा। उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि पिंगल भाषा के अधिकांश साहित्य किस जाति के लोगों द्वारा लिखे गए? तो भाट जाति के लोगों द्वारा। तो इस प्रकार से हमने डिंगल और पिंगल इन दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लिए हैं। एक एक करके आप इन्हें नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। एक बार स्लाइड से मैं हट जाता हूँ, आप इन्हें नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो रीट का जो पहले सिलेबस जो मेन एग्जाम के लिए सिलेबस जारी किया गया था उसके अंतर्गत ये जो टॉपिक है वो पहले नहीं था। उसके बाद उसको दोबारा से, जो पहले था वो कॉलेज लेवल का सिलेबस था, उसके बाद उसे जो 12th लेवल के सिलेबस में कन्वर्ट किया गया तो यह पॉइंट जोड़ा गया था, जिसमें यह 10 नंबर की बढ़ोतरी हुई थी। पहले 70 का था, फिर 80 का कर दिया गया। तो इस टॉपिक से कम 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे और जो 10 नंबर के होंगे। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जाम के अंतर्गत 1-2 नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि ये तो 10 नंबर के आएंगे। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलते हैं फिर अगली स्लाइड पे। अब देखो उसके बाद हम देखते हैं कि जो राजस्थान की बोलियां से रिलेटेड पढ़ते हैं। देखो राजस्थान की बोलियों से रिलेटेड जो टॉपिक है वो राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम हो, चाहे वो पात्रता जो शिक्षकों की हो, चाहे राजस्थान पुलिस की हो, चाहे किसी भी चीज़ की एग्जाम हो जिसमें ये टॉपिक है, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा, जिसके अंतर्गत जो ये नोट्स है वो शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं। उनसे ये आपको प्रोवाइड कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो कि किसी भी एग्जाम जिसमें ये टॉपिक है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसमें से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आज हम राजस्थान की बोलियां हैं उसके बारे में इस स्लाइड पे जो राजस्थान की बोलियां उससे रिलेटेड चीज़ें लिखी गई हैं, तो उन्हें देखते हैं। तो देखो जो जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियर है, इन्होंने किताब लिखी थी, उसका जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया वो किताब लिखी थी इन्होंने। अब देखो इन्होंने राजस्थान की बोलियों का वर्गीकरण किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि राजस्थान की बोलियों का वर्गीकरण वो किसने किया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियर ने। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से उठ गया। अब उन्होंने वर्णन किया तो कितने भागों में वर्णन किया? तो 5 भागों में वर्णन किया। वो 5 भाग कौन कौन से थे? पहला था पश्चिमी राजस्थान, फिर पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान, मतलब जिस प्रदेश में जो भाषाएं बोली गई है उस हिसाब से उन्होंने वर्गीकरण किया। पहला पश्चिमी राजस्थान, दूसरा उत्तरी पूर्वी राजस्थान, फिर मध्य पूर्वी राजस्थान, चौथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और 5वां वो हो गया दक्षिणी राजस्थान। अब देखते हैं सबसे पहले जो पश्चिमी राजस्थान है उसके अंतर्गत क्या क्या रखे गए। तो देखो जो पश्चिमी राजस्थान है इसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, थारकी, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, खेराड़ी। देखो जो ये खेराड़ी है ना वो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौड़ी का मिश्रण है। इस खेराड़ी के अंतर्गत ये तीनों ही भाषाएं आ सकती है, क्योंकि इन चीजों का मिश्रण है। खेराड़ी के बाद में आता है गोडवाड़ी, देवड़ावाटी आदि बोलियां। जो पश्चिमी राजस्थान है उसके अंतर्गत ये बोलियां बोली जाती है। देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 और ये 9। इसमें 9 भाषाएं बोली जाती, 9 बोलियां बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान। तो देखो जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है उसमें अहिरवाटी और मेवाती, इसके अंतर्गत ये 1 और ये 2, सिर्फ 2 ही बोलियां बोली जाती है। इस भाग में उन्होंने 2 ही बोलियों को रखा। ये जो वर्णन है वो अब्राहम ग्रीशियर ने दिया था, उनके हिसाब से इन क्षेत्रों में ये 2 ही बोली बोली जाती थी। उसके बाद आता मध्य पूर्वी राजस्थान। तो देखो मध्य पूर्वी राजस्थान है उसके अंतर्गत इसमें आती है ढूंढाड़ी 1, तोरावाटी, ये तोरावाटी है 2, फिर आता है खड़ी जेपरी 3, फिर आते काठेड़ा 4, फिर आता राजावाटी 5, अजमेरी 6, किशनगढ़ी जो शाहपुरा में बोली जाती है 7 और नागरचौल ये 8, हाड़ौती और ये 9। इसके अंतर्गत की 9 रखी गई, 9 बोलियों को रखा गया है। ढूंढाड़ी, तोरावाटी, खड़ी जेपरी, काठेड़ा, राजावाटी, अजमेरी, किशनगढ़ी जो शाहपुरा में बोली जाती है, नागरचौल, हाड़ौती आदि बोलियां हैं वो
मध्य पूर्वी राजस्थान में बोली जाती थी। उसके बाद देखते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो देखो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत मालवी, रागड़ी और सोथवाड़ी ये तीन है, 1 2 और ये 3। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत आती है 3। मालवी, रागड़ी और सोथवाड़ी ये 3 बोलियां हैं, इसमें बोली जाती थी। उसके बाद देखते हैं दक्षिण राजस्थान। तो देखो दक्षिण राजस्थान में निमाड़ी और भीली 1 और 2 दक्षिणी, इसमें 2 बोलियों को रखा गया। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियर ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा गया था। ठीक, पांचों के नाम पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में 9 बोलियों को रखा गया, जिनका नाम ये लिखा गया, आप इन्हें याद कर सकते हैं। खेराड़ी और इन 3 भाषाओं का मिश्रण है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान है, इसमें 2 ही भाषाएं रखी गई है, हिरवाटी और मेवाड़ी, जो यहाँ पर दी गई, आप इसे भी याद रखेंगे। मध्य पूर्वी राजस्थान है, इसमें भी 9 भाषाएं। देखो पहले में भी 9 थी, इसमें भी 9 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। इसका मतलब 5 थे, जिनमें से 2 में तो 9 भाषाएं रखी गई, 2 में 2 भाषाएं रखी गई और इसमें 3 भाषाएं रखी गई। पश्चिमी राजस्थान और मध्य पूर्वी राजस्थान, इनमें 9 है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मतलब जिनमें पूर्वी पूर्वी आ रहा है, 2 नाम आ रहे हैं, 2 दिशाओं के नाम हो गए ना। जैसे इसमें तो सिर्फ पश्चिम है, इसमें उत्तरी पूर्वी है, इसमें भी 2 नाम, तो 2 भाषा। दक्षिण पूर्वी नहीं, इसमें दक्षिणी राजस्थान, इसके अंतर्गत भी 2 भाषाएं 2 को रखा गया, निवाड़ी और भीली। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 3 है। ठीक है, तो आप इसे अपने तरीके से याद रख सकते हैं कि कौन से में कितनी बोलियां रखी गई है, उनके नाम याद करते हैं तो और ही अच्छा होगा, आप इस प्रकार से वर्णन कर सकें। तो देखो जो ये टॉपिक है वो अपने जो ऑथेंटिक किताबों से नोट्स बनाए गए हैं उनमें से प्रोवाइड करवाई जा रही हैं आपको। तो ये जो राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स है, जिनके अंतर्गत जो पहले टॉपिक था वो था राजस्थान की भाषा से रिलेटेड, और अभी ये आ गया इसकी बोलियों से रिलेटेड। तो इनसे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में जो टॉपिक है उनसे जो क्वेश्चन चाहते हैं वो इन्हीं में से आएंगे, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन्हें नोट्स के रूप में लिखना चाहते हैं, वैसे तो बोर्ड पे अच्छे से दिख रहा होगा, अगर बोर्ड पे भी कोई दिक्कत हो रही है तो मैंने हर चीज़ को बोला है, आप वहाँ से इसे नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है तो स्लाइड की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। और अगर आपको को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब आगे का वीडियो है, हम कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसके अंतर्गत हम अपनी जो आगे की ये जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आपको अब हमेशा से ही इस चैनल पर आपको जो राजस्थान GK से रिलेटेड और एग्जाम में इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि आपको किसी विशेष टॉपिक से कोई दिक्कत हो तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगला जो चैप्टर है हम उसी चीज़ को लेकर वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।